डी फॉर देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। जैसे जैसे 10 मार्च नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की रातों की नींद उड़ रही है, नेताओं को बेचैनी हो रही है, क्योंकि 10 मार्च को ही विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं और पता चल जाएगा इस बार पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। वैसे तो यह कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन साफ 10 मार्च को होगा कि पार्टी कौन सी बहुमत में आएगी या फिर मिली जुली सरकार बनेगी। यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर जोड़ तोड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी से कई पार्टियों ने इसकी स्क्रिप्ट लिखनी तैयार कर दी है, जिसकी फिल्म 10 मार्च के बाद रिलीज होगी, क्योंकि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो जोड़ तोड़ होना स्वाभाविक है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसे खरीदो फरोख्त कहा जाता है। कौन नहीं जानता कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ और मणिपुर में क्या हुआ, कौन जीता और किसकी सरकार बाद में बन गई। बहुमत ना मिला तो विधायकों की बोली लगेगी। ऐसे ऐसे समीकरण देखने को मिलेंगे कि जनता खुद हैरान रह जाएगी, जो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। जो नेता एक दूसरे पर लगातार विधानसभा चुनावों में आरोप लगाते दिखाई दे रहे थे, उन्हें आप गले मिलते हुए देखेंगे यदि किसी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि तमाम पार्टियां यह कह रही हैं, कांग्रेस अपने स्तर पर दावा कर रही है कि उन्हें बहुमत मिलेगा और शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ये कह चुके हैं कि उनकी 70 से 80 सीटें आएंगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी ये दावा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनना तय है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह से इस बार लोगों ने वोटिंग की है, लोगों ने अपना रुख दिखाया है, उस तरह से लगता नहीं किसी एक को बहुमत मिलेगा। अगले 5 साल किसी को राज मिलेगा या फिर उसे विपक्ष में बैठना होगा, यह 10 मार्च को तय हो जाएगा, जिसमें अब केवल 7 दिन ही शेष बचे हैं। अगर कोई जीत गए नेता और उनकी पार्टी को बहुमत ना मिला, वह सत्ता में ना आए, तो फिर 5 साल तक उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किसी को पार्टी ने इस बार टिकट दी है, अगर वो जीत नहीं उसकी होती है तो अगली बार उसे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। कई बुकियों ने भी इस पर दांव खेले हैं। नेताओं पर सट्टेबाजी का बाजार गर्म है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर नेताओं की नींद गायब हो गई है, चिंता बढ़ गई है। जैसे जैसे 10 मार्च नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। नेता ही नहीं, जनता की निगाहें भी, नजरें भी 10 मार्च पर लगी हुई हैं कि अब अगले 5 साल तक उनका भाग्य विधाता पंजाब में कौन होगा। क्या पंजाब को पंजाब की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा? नशा, जो कि बेहद गंभीर समस्या बन गई है, उसका क्या हाल होगा? अभी हमारी जानकारी के अनुसार किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें वह गांव गांव जाकर दस्तक देंगे और पहचान करेंगे कि आखिरकार यहां पर कौन लोग नशा बेचते हैं, कौन नशे का कारोबार करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी और यह भी स्पष्ट किया जाएगा इन नशे के कारोबारियों को छुड़ाने के लिए कौन आता है। उनके नाम सार्वजनिक होंगे। अब लोगों को लामबंद होना होगा। पंजाब में तमाम जो ये परेशानियां हैं, नशा, माफिया, अपराध और जो जो भी हो रहा है, अवैध धंधे हो रहे हैं, लोगों को ही आवाज उठानी होगी। जिस तरह से कुछ दिन पहले सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आवाज उठाई थी। आपको यह बता दें कि सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कुछ साल पहले नशे को लेकर एक अभियान चलाया था और गांव गांव जाकर उन्होंने नशा करने वाले युवकों की पहचान की थी, उन्हें समझाकर पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया था और उन्हें यह कहा गया था कि आप नशा छोड़िए। ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि उन्हें काम भी दिलवाया जाए, लेकिन बाद में यह योजना सफल नहीं हुई। अब औजला किस कदर परेशान होंगे सिस्टम से कि उन्होंने खुद एक डीजीपी को पत्र लिख दिया, जिसमें सारी चीजों को उजागर किया। लोग लामबंद हो, नेताओं को तो अपनी मलाईदार कुर्सियों से मतलब है, जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। यदि इन नेताओं को जनता से सरोकार होता तो आज पंजाब
बदहाली की कगार पर ना होता, पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ना होता। जनता तो अपना फतवा दे चुकी है। उन्होंने तो जिसे चुनना था चुन लिया 20 फरवरी को जब वोटिंग हुई थी। अब जो नेता चुनकर आएंगे वह अगले 5 सालों के लिए जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करेंगे। क्या पंजाब को बदहाली से बाहर निकालेंगे? क्या जो युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं उन्हें रोका जाएगा, या दूसरे जो माफिया या भ्रष्टाचार चल रहा है इस पर अंकुश लगाया जा पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब लोगों के पास अगली बार अपनी जो सरकार चुनने का समय जो आएगा वो अगर या तो आएगा 2027 में, और यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता और जोड़ तोड़ करने के बावजूद भी किसी की सरकार नहीं बनती, तो हो सकता है गवर्नर राज लगा दिया जाए। सब कुछ फिलहाल ईवीएम मशीनों में नेताओं का भाग्य जो बंद है, 10 मार्च को ये खोली जाएंगी। तब पता चल जाएगा कि इस बार पंजाब में अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, किसे नेता चुना गया है, किसे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है। यह सब चीजें 10 मार्च को साफ हो जाएंगी। यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और आनंदपुर साहब से सांसद मनीष तिवारी ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और कहा, ये नेता आखिरकार चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि तमाम सांसद मिलकर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मिलने के लिए बुधवार को उनके कार्यालय में गए थे और पंजाब से जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए अपील की थी। उसके बाद मनीष तिवारी ने कहा कि केवल सांसद ही चिंता कर रहे हैं कि पंजाब से जो बच्चे यूक्रेन गए हैं उन्हें वापस कैसे लाया जाए, जबकि बाकी लापता हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, वह हैरान है कि पंजाब कांग्रेस के महान नेता कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि हमारे हजारों बच्चों की जान खतरे में है। क्या पंजाब के सांसद हैं जिन्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी चुप हैं। क्या सत्ता सब कुछ और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है? हालांकि उनका इशारा किसकी तरफ था, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट ना तो ट्वीट किया और ना ही कोई जवाब दिया। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 24 फरवरी को एक ट्वीट किया था, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में गहराई से चिंतित हूं। उन्होंने लिखा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और कई पंजाबियों सहित भारतीयों को वापस लाने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे हनी की तबीयत खराब होने के कारण वीरवार को आज उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की ओर से उनकी जांच की गई। जानकारी के मुताबिक उन्हें गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती किए जाने की सूचना है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि चुनावों से पहले हनी लाइमलाइट में आए थे। ईडी की रेड में हनी के घर से 10 करोड़ रुपए, लाखों की घड़ी और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। लंबे समय से वह पुलिस रिमांड में रहे और बाद में उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। अभी भी वह जेल में बंद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 8वां दिन है और भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च तक भारत सरकार वापस लाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए 80 उड़ानों को लगाया जाएगा। यह फ्लाइट एयर इंडिया, स्पाइस जेट और वायुसेना के विमानों की होंगी। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार के 24 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भारत सरकार ने अभी तक क्या किया, लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए समय समय पर कई एडवाइजरी जारी की। वहां से छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इसके तहत कुछ छात्र भारत आ चुके हैं और कुछ अगले कुछ दिनों में 26 फ्लाइटों के जरिए भारत लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से लगे 4 देशों में भेजा है ताकि फंसे लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इसके साथ जो छात्र फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई लैंड कर रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए भी मंत्री प्लेन के अंदर पहुंचकर उनका स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं।
भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगा के मुताबिक यूक्रेन में भारत के 20,000 लोग रह रहे थे, उसमें से तकरीबन 12,000 अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बाकियों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के इस बयान से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कितने छात्र भारत लौट आए, कितने अभी भी फंसे हैं और आगे के लिए सरकार का क्या प्लान है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 12,000 भारतीय कब और कैसे यूक्रेन छोड़ चुके हैं, इसका ब्रेकअप सरकार ने नहीं दिया है। यही वजह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ऑपरेशन गंगा काफी है। भारत ने पहली एडवाइजरी जो 15 फरवरी को जारी की थी, उसकी भाषा भी ऐसी थी जिनको यूक्रेन में रुकने की जरूरत ना हो वह भारत वापस आ जाएं। भाषा ऐसी नहीं थी कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझ पाते। यदि वह समझ लेते तो आज यह स्थिति ना होती और यह नौबत ना आती। बुधवार को भी यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने खार्किव शहर में रहने वाले भारतीयों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है। दूतावास का कहना है कि अगर उनके पास कोई वाहन नहीं, बस उपलब्ध नहीं है तो पैदल ही वहां से निकल लें। यही बात भारत सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही और कहते हैं कि अगर रूस भारत का मित्र देश है और मॉस्को में भारतीय दूतावास है तो उसके जरिए भारत सरकार को पता होना चाहिए था कि रूस के इरादे क्या हैं। अगर सरकार जानती थी कि रूस कुछ रॉकेट दाग कर नहीं मानेगा और पूरा हमला करेगा जिसमें भारतीय लोगों को भी नुकसान होगा तो समय रहते भारतीयों को निकालना चाहिए था। भारत सरकार को अपने लोगों को गंभीर चेतावनी देनी चाहिए थी। यह कहना चाहिए था नहीं निकलेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर पहले ही अपने लोगों को निकालना चाहिए था। रूस की फौज के वहां पहुंचने से पहले यह सब कुछ कर लेना चाहिए था। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि सरकार के सामने अब भी चुनौतियां हैं। अब कीव में भारत का दूतावास बंद हो चुका है। इस वजह से यूक्रेन के अंदर भारत कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। जो लोग बच गए हैं वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जो लोग निकल चुके हैं किसी तरह बॉर्डर पर पहुंच पा रहे हैं, उनको निकालने के लिए पूरे इंतजाम करने चाहिए। दूसरा काम जो भारत सरकार को करना चाहिए वो है कि रूस पर दबाव बनाने का काम। भारत सरकार को रूस से कहना चाहिए कि आप सैन्य कार्रवाई रोकिए। तीसरा काम है भारत की अर्थव्यवस्था को इसके असर से कैसे बचाया जाए। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का संकट अभी कितने दिन और चलेगा यह कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सेनाएं लड़ रही हैं और सैनिक मर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हजारों सैनिक और लोग मारे जा चुके हैं। राजे तो केवल आदेश दे रहे हैं और अपने परिवारों को बंकरों और महलों में सुरक्षित रख छोड़ा है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब मठाधीश जो बड़ी शक्तियां हैं, आखिरकार वह इस युद्ध को रोकने में नाकाम क्यों रही हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। वैसे जिस तरह से भारत के छात्र हर साल विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके बीच यह सवाल भी सामने आ रहा है कि हजारों करोड़ रुपए मूर्तियां बनाने और दूसरे जो मंदिर और दूसरे निर्माण करने में लगाए जा रहे हैं। यदि शिक्षण संस्थान बनाए गए होते, शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाते। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि विदेशों से लोग भारत में आकर पढ़ते, लेकिन इस तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर अभी भी सरकार जाग जाए और उनका ध्यान शिक्षा की तरफ हो तो भविष्य में पैसे भी बचेंगे और हमारे जो युवा हैं उन्हें विदेशों में पढ़ने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।